दिखे साथ साथ, अब दो दो हाथ। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट। लड़ाई है जबरदस्त, कौन होगा पस्त? हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। हरियाणा में कौन भारी, किसकी बारी? हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह नहीं सकते। आज तक हरियाणा पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेताओं की कतार यहां पर लगी रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मंच पर पहुंचे, या फिर दूसरी तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा, तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी बात कहकर गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को 5-5 का स्कोर करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के सपने में सेंध लगा पाएगी? आज इस मंच से तमाम दिग्गज नेताओं ने बातचीत की। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कुमारी शैलजा की वजह से, या फिर बीजेपी हो जहां पर राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे नेताओं की वजह से, आपसी गुटबाजी की चर्चा बहुत हो रही है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है, सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा की लड़ाई अब रफ्तार पकड़ चुकी है। दोनों ओर से सियासी हथियारों को धार दी जा रही है। एक दिन पहले पीएम मोदी ने हरियाणा के गोहाना में रैली की, तो आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने करनाल और हिसार में 2 रैलियां की। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर हमला किया। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार को घेरा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने हरियाणा को रोजगार की गारंटी दी, संसद में हरियाणा की आवाज उठाने का वादा किया, पहलवानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और दलितों को लेकर भी सवाल किए। सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है। ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि बार बार खबर आ रही थी कि हुड्डा परिवार के दबदबे की वजह से कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज है। कुमारी शैलजा ना तो पार्टी की घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर नजर आई और ना ही प्रचार में नजर आ रही थी। क्योंकि मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये चीज तो देखो, जहां तक मेरी बात है, ये इसको डिसअपॉइंटमेंट उस ढंग से ना लें कि आज हम हताश निराश होकर बैठ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हताश निराश अलग चीज होती है, बहुत सीरियस मामला होता है। शैलजा ना कभी हताश होती ना निराश होती। मैंने बहुत से मकाम देखे हैं ऐसे। पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है वो। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही है। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे?
जो भी कांग्रेस का है, जो कांग्रेस साइड यकीन करता है, जाएंगे समझाएंगे। कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरों को ऐसी हवा मिली कि उनके बीजेपी में शामिल होने की भी खबरें आने लगी, लेकिन आज तक के मंच पर उन्होंने साफ इनकार किया। ना तो सैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना सैलजा के खून में ऐसी बात है। सैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, सैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। वैसे तो हमारी बहन है वो, हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई, वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। मनोहर लाल ने भी ऑफर दिया है उन्हें। बिल्कुल जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुड्डा और सैलजा एक साथ दिखे तो शायद पार्टी ने भी राहत की सांस ली होगी। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है, और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। अब जीत के दावे दोनों ओर से हैं। बीजेपी का तीसरा टर्म या कांग्रेस सत्ता में करेगी रिटर्न, फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। आज तक और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया हेड कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास ये मौका है कि आप लोकसभा में जो सेंध आपकी पार्टी में कांग्रेस ने लगाया उसको आप अंडू कर सकें। लेकिन ज्यादातर अभी तक के सर्वेस बता रहे हैं कि यहां की हवा कांग्रेस पार्टी के नाम पर चल रही है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे या फिर समर्पण मोड में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा हर कोई ये कहता है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, एक तुलनात्मक बात आपको बताता हूं। 1962 के बाद 62 इयर्स, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आए। 7 बार गुजरात में चुनाव जीते। आपका सर्वे ही बताता था गुजरात हम हारने जा रहे, फिर भी जीत गए थे। और इसके साथ गोवा में 3 बार लगातार जीते। उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई फुल मेजॉरिटी से। उत्तराखंड में जहां कहते थे जब से प्रदेश बना है सरकार दूसरी पार्टी की बनती है एक शासन के बाद, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आए। कहने का तात्पर्य यह है, ईमानदार सरकार, डबल इंजन सरकार, विकासशील सरकार कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसीलिए हरियाणा की जनता आप देखेंगी एक नया कीर्तिमान बनाएगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लेकिन यही एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगी। आपने जितने राज्यों के नाम चले लिए, आपका एक स्कीम चलती है बीजेपी में, सीएम बदलो चुनाव जीतो। यही स्कीम आपने यहां पर भी लगाया है, वरना मनोहर लाल जी की क्या परेशानी थी, क्यों हटाया उनको? किसी की कोई परेशानी नहीं होती है, रोल बदल जाता है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, देश की सेवा करने लगता है। कपड़ा फाड़ राजनीति से जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री पद से जो व्यक्ति हटता है ना अंजना जी, वो कहता है कोई बात नहीं, पार्टी की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। और यहां अभी मैं कुमारी शैलजा जी को सुन रहा था, वो कह रही थी ढक्कन लगाए रखना, ढक्कन अगर नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, और वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कहते हैं कि जो जनता भाजपा को वोट करती है वो राक्षस है। बताइए, महिला सम्मान में रणदीप सुरजेवाला जी कहते हैं, अरे अगर सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, तो कोई गाल चाटने के लिए तो नहीं बनाया हेमा मालिनी की तरह। अब आप मुझे बताइए, इस पे जनता वोट देगी? सुप्रिया जी, आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर सर्वेस भी इशारा कर रहे हैं कि आपकी स्थिति यहां मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आप ही के पार्टी के नेता उस स्थिति को कमजोर करने में लग गए हैं जब उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर
हथौड़ा चल रहा है? क्योंकि कुमारी शैलजा इस मंच पर आई, खुलकर उन्होंने दर्द बताया, कहा ये मौका तो है ही, एक महिला के तौर पर भी उन्होंने दावेदारी पेश की, उन्होंने अपने समाज की भी चर्चा की। आप ही की पार्टी के नेता क्या आपके चांसेस खराब नहीं कर रहे? आपको और आपके दर्शकों को और गौरव जी को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि सरकार हमारी बन रही है, उसके लिए अग्रिम साधुवाद। देखिए, राजनीति जो है ना, ये महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप अपने चैनल में इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि सारे बड़े इंटरव्यू आप करिए, किसी और की भी होती है, इसमें क्या बुरी बात है? जो ज्यादा काबिल होगा उसको मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू मिलते हैं बाकियों से क्योंकि आपकी शायद काबिलियत होगी, पर कोई दूसरा महत्वाकांक्षा ना रखे, इसमें क्या बुरी बात है? और शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं। शैलजा जी 1, 2 नहीं 4, 4, 5, 5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना, मैं रास्ते में थी, आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, मैंने सुना, और उन्होंने कहा, ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है? किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर जो जिस तरह शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए। आपके यहाँ अमित शाह जी, सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं, मैं कैंडिडेट हूं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं। इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा इन लोगों का। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा। तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी। ठीक है गौरव जी, जिन 3 मुद्दों का इन्होंने जिक्र किया वही कांग्रेस का इस बार कोर रणनीति भी है। जवान, किसान, पहलवान, कैसे काउंटर करेंगे? विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है, सामने खड़ी हैं। ईमानदारी और तथ्यों से काउंटर करेंगे। हम कंफ्यूज थोड़ी ना है इनकी तरह। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने जा रहे थे, आम आदमी पार्टी जान गई ये कौन सी कांग्रेस है, हालत पतली है, इनके साथ जाएंगे तो हम भी चुनाव हार जाएंगे। गठबंधन भी नहीं हुआ। आपने कहा तीनों मुद्दों पे, तो सबसे पहले देखिए मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखता हूं और इस चुनौती के साथ रखता हूं, जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रख लूंगा, इधर उधर की बात करना, चले जाना विदेशी भूमि पे, कह देना सिख पगड़ी नहीं पहन सकता है, कंगन नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, नहीं। रिपोर्ट कार्ड रखे। मैं तुलनात्मक अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले किसान की आपने बात करी। फसल बीमा योजना में 74,000 करोड़ रुपए की जो हमारी फसल थी वो इंश्योर करी और 72 घंटे में क्लेम आएगा किसान के पास। एमएसपी 24 की 24 किसान जो फसल है उस पे एमएसपी मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई, इन्होंने लागू तक नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी ने करी। स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन जी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। तीसरी बड़ी बात, क्रॉप डैमेज कॉम्पनसेशन जो है 15,000 पर एकड़ हमने कर दिया 6,000 से, ये किसानों पे हो गया। एक सवाल मेरे मन में आया, मैं जरूर पूछूंगा। ये कर्नाटका में 1.5 साल से इनकी सरकार है, 1200 किसानों ने, आपकी रिपोर्ट है, आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी को समय ही नहीं मिला। वो नहीं, 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी यूपीए के शासन में। इनको आज तक समय नहीं मिला कि कम से कम आत्मचिंतन करें। दूसरा, आपने बात करी कि जवान की, गर्व से कहता हूं गांधी परिवार की तरह ये नहीं कि हम वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे अपने लिए। जवान कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट दो। 2,30,000 जैकेट नरेंद्र मोदी जी ने लाके दी। अभी अग्निवीर का मुद्दा उठाया, सेना की जरूरत थी। हमने वादा किया अग्निवीर का जब कार्यकाल खत्म होगा 4 साल का, हम गारंटीड नौकरी देंगे हरियाणा में, ये हमने ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, जवान पे ये क्या बोलेंगे जो कहते हैं कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई, राहुल गांधी ने कहा गलवान में। मैं कहता हूं भारत की सेना ना कभी पिटी थी ना पिटेगी, हमेशा पीटेगी और खदेड़ेगी, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। ये फर्क है जवान पे।
और तीसरी बात आपने पहलवान की करी। देखिए, पहलवान विनेश फोगाट जी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आज हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति का पहलवान कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नायब सिंह सानी जी हैं। और आप देखेंगे क्या होगा जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई। मोदी जी का ये चरित्र है, उन्होंने कहा चैंपियन ऑफ चैंपियंस। हरीश साल्वे जो भारत के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, उनको खड़ा करा उनका पक्ष रखने के लिए। और हरियाणा के सीएम ने कहा जब हमारी बहन लौटेंगी तो उनको हम आदर सत्कार वही देंगे जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। ये चरित्र ये ला पाएंगे। और अब मैं अंत करूंगा अपनी बात करके, एक तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। हरियाणा की पर कैपिटा की इनकम, पहले बीजेपी का आंकड़ा दूंगा और उसके बाद कांग्रेस का। 3,26,000 रुपए हमारे समय में, इनके समय में 1,37,000। एमएसपी हम 24 फसलों पे दे रहे हैं, ये 8 पे देते थे। मेडिकल कॉलेज 15 हमारे समय में हो गए हैं, इनके समय में 7 थे। इलेक्ट्रिसिटी 5800 ऐसे गांव हैं जहां पे 24 घंटे जहां नहीं आती थी, देना शुरू किया इन्होंने, केवल 538 दिया था, 10%। ओल्ड एज पेंशन 3,000 रुपए कर दी, 1,000 रुपए होती थी। स्टार्टअप इंडिया में बाकी प्रदेशों की तुलना में छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी 7th है रैंकिंग में, और 7,385 स्टार्टअप्स हुए हैं। और यूनिकॉर्न 14 यूनिकॉर्न जो है वो हरियाणा से आते हैं, इनके समय में एक भी नहीं था, 0। ये तुलनात्मक आंकड़ा इसलिए दिया चुनौती के साथ, कोई भी अगर गलत हो तो मुझे बताएं, और साथ में अपने 10 साल का यहां पे ब्यौरा रखे, जब पर्ची और खर्ची इससे जो है नौकरियां लगती थी, और हुडा जी का एक ही काम था, घोटाला करना और जीजा जी की सेवा करना। ठीक है, माइक उठाइए। पर्ची पर पहले नौकरी होती थी, जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी, आरोप है। लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े पहलवान ये नायब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे, काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहां पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूं। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहें या ना रहें, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया, तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया, और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो आपके नेता बृजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। जवानों की बात यह करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर, अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलटकर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए। लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की
कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। यह आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नूह और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर यह चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं, जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता है। गौरव जी, ये किसानों की नाराजगी तो आपके उम्मीदवारों को झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर सिंह सहगल नहीं जा पा रहे अपने जगहों, और इस वजह से लडवा जो वो सीट गए हैं। नहीं, पहले सवाल तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है कि आप दोनों को जुगलबंदी में एंकर की अब जरूरत है नहीं, आप लोग अपना अपना अच्छा बात करते हैं, माइक की भी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न सुनिए कि आपके उम्मीदवारों को बहुत रेजिस्टेंस का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये चैलेंज किसानों वाला बहुत बड़ा है आपके लिए। और साथ ही आपने कहा नायब सिंह सैनी आपके सबसे बड़े पहलवान हैं, तो अनिल विज कितने बड़े पहलवान हैं? मैं बता, राव इंद्रजीत सिंह वो कितने बड़े पहलवान? आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी साथी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, बात मैं केवल हरियाणा की करूंगी। लेकिन इजराइल क्या कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? है चाइना कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड, सेना की बात, हरियाणा के जवानों की बात हो रही थी। यही मर्यादा टूटने लगती है। वो आदत से मजबूर है। वो क्या हिट विकेट हो जाती है, बॉल में करने आता उससे पहले क्लीन बोल्ड। अरे भाई इंतजार करिए भाई। तालियां बता रही थी, क्लीन बोल्ड कौन हुआ आप या मैं? चलिए, जनता है, तालियां आपने बजवाई, वोट हम ले लेंगे। दिल जीतने का हुनर तो हमारा है। अरे ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, नहीं हम क्यों परेशान होंगे भाई, हम तो आपको ये बता। हाँ, सबसे पहले इन्होंने कहा भागना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना, भागना है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी साथी प्रवक्ता पद से हटा ना दी जाए, क्योंकि अमेठी से वायनाड तो कोई और भाग गया था। और कहा जाएगा जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी। उड़ गए, वायनाड चले गए, इसलिए भागना मत बोला करिए, ये थोड़ा करेक्शन है। दूसरी बात इन्होंने बताया चाइना पे। मैं तो हर मंच पे आके पूछता हूं ये बात, और मैं हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड रखने के बाद ये बात कर रहा हूं कि एमओयू साझा किया, इलू इलू कर रहे थे राहुल गांधी जब इनकी सरकार थी 2008 में चीन के साथ, और उसके बाद आज तक सार्वजनिक नहीं किया कि उसमें लिखा क्या है। मैं तो कहूंगा अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, उसे सार्वजनिक कर दें। तीसरी बड़ी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे कांग्रेस ने ठगा नहीं। देखिए इनके वादे ये हैं, इन्होंने कहा एमएसपी देंगे, जो वादे अभी किए हैं। 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, इन्होंने एमएसपी नहीं दी। दूसरा इन्होंने कहा कास्ट सर्वे कराएंगे, आप देखिएगा 7 वादों में ही है। कर्नाटका में कास्ट सर्वे होके पड़ा हुआ है, और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में लड़ रहे। कैसे? कह रहे कास्ट सर्वे भैया सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर्नाटका में नहीं कर सकते तो हरियाणा में कैसे करेंगे? आप बताइए अंजना जी। तीसरा वादा इन्होंने क्या, बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे। कर्नाटका में भी ऐसे ही खोखला वादा एक करके आए थे, आप चेक कर लीजिएगा, और वहां पे बिजली का रेट इन्होंने बढ़ा दिया। चौथा इन्होंने कहा महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देंगे। हिमाचल में इन्होंने कहा था 1500 रुपए देंगे। वहां तो सब महिलाओं को दिया नहीं, लेकिन हाँ वहां का जो बजट था उसको हिला दिया, बैंकरप्ट कर दिया उस प्रदेश को। सैलरी नहीं मिल रही जो सरकारी वहां पे कर्मचारी है। और अंत करूंगा, कह रहे हैं ओपीएस लाएंगे, यही कहा है ना। अरे भैया ओपीएस लाओगे, हिमाचल में लाए हो, हिमाचल में जब लाए हो तो वहां का बजट हिला के इन्होंने पूरे को, प्रदेश को हिला दिया। ये इनके मैंने वादे इसलिए बताए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, वो जान गई है कि कमल के फूल पर ही मुझे मोहर लगानी है। और अनिल विज, हाँ। अनिल विज ये वाले पहलवान क्या कर रहे हैं? और वो कह रही है अग्निवीर पर आप यू टर्न लेंगे, ये कह रही हूँ। देखिए यू टर्न केवल राहुल गांधी ने लिया है। बात कर रहे हैं पिछड़ों की, और उन्होंने राजीव गांधी को ही नहीं सुना क्या कहते थे, इंदिरा गांधी क्या कहती थी उन्होंने सुना नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना।
मंडल कमीशन रिपोर्ट को रोकने वाला कौन है? राजीव गांधी है। पिछड़ों की बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते, पिछड़ा नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है पिछड़ों का तो वो कांग्रेस पार्टी है। अग्निवीर पर यू टर्न नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। और जो बेहतरी के लिए होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लोग उनके लिए एक रिजर्वेशन रखेंगी और भाजपा शासित राज्यों में ये लागू होने लगा है। उसी तरह से हरियाणा ने कहा है, गारंटी है सबको नौकरी मिलेगी जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है सुप्रिया जी, देखिए 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद अब ये यहां पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए वो अलग है, हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि यहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूं। यहां पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूं। वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत-मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूं, इतना लंबा मैंने सुना। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए, उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंगेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा में है, नहीं, 1 मिनट, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और एक मिनट आंकड़ा यहां की जनता के लिए दे देती हूं, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहा है 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अनिल विज पर आप आ नहीं पाए अभी, क्योंकि बार बार दूसरा मुद्दा। और अब इन्होंने जवान, किसान, पहलवान में संविधान भी जोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ड्री मशीन आ गई है इनके यहाँ। क्या इतने नेता हमारे यहाँ के ले गए हैं। राहुल गांधी तो कहते थे लॉन्ड्री मशीन होती है, आपने दी क्या भाड़े पे? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछिएगा, ये तो आपका काम है। कौन सी लॉन्ड्री मशीन लाए हैं भैया, ये तो बता दीजिए। लेकिन भाषा की मर्यादा पे ज्ञान दे रही थी। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अब क्या हो गया? अरे फिर दर्द हो गया। मरहम है क्या किसी के पास? मतलब गजब है। आपको देखना चाहिए। मरहम मांग रहे हैं यहाँ पे। चोट वोट लगी? मुझे लग गई दिल पर? मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है?
जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अरे गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, यह बात याद रखना। और एक बात और कह दूं, आज राजनीतिक हैसियत क्या है, आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया, अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं, पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है, और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहां पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री का। इसके बाद नौकरी की भी बात हो जानी चाहिए। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता साक्षी है इस बात की, क्योंकि मादा है, दम है भाजपा के प्रवक्ता में। एक बार नहीं बता पाए 10 साल में क्या किया था रॉबर्ट वाड्रा को किसानों की जमीन देने के अलावा। लेकिन नौकरी पे आपको आंकड़ा देता हूं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप गिराते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन मैं बात पूरी कर लूं, फिर इसमें भी करेंगे, क्योंकि आंकड़ा दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे आंकड़े नहीं लेके आए थे। उनकी तरह बात करना बड़ा आसान है, ऐसे बात करना बड़ा मुश्किल है। सरकारी नौकरी 10 साल में हमने दी 1,43,000, इन्होंने दी 86,000, 70% ज्यादा हमारी। फॉर्मल जॉब्स, ईपीएफओ डेटा, जो कि सबसे क्रेडिबल इंडिकेटर है, हमारे समय में 1,60,00,000, इनके 10 साल में 46 लाख। तीसरा, पीएम मुद्रा योजना में 17 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर दिया। ये मेरा जवाब है नौकरी पे, और चुनौती देके कहता हूं इन तीनों आंकड़ों में से एक भी आंकड़ा काट ले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने महिला अस्मिता की करी। कोई भी व्यक्ति जो कि ये देखता है कि किस प्रदेश में महिला के साथ अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसके बाद तय करता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में, अगर वो कांग्रेस शासित है या पश्चिम बंगाल है जहां हमारी बहन के साथ हत्या हो जाती है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी गई नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये है राहुल गांधी। और तीसरा, सोनिया गांधी जी महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया। और यहां पे मैडम बैठी हैं, हमारी सांसद नेत्री को कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है, मंडी का भाव पूछ रही है एक महिला। मैं समझता हूं शर्मसार हो जाता है पूरा देश जब एक प्रवक्ता राष्ट्र पार्टी का मंडी का भाव पूछता है। सिमी रोजबेल इनकी एक नेत्री हैं, केरला से आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी, जो कांग्रेस का लीडर था उसको पार्टी से निकाल दिया। अंकिता दत्ता असम, कार्रवाई किस पे हुई, अंकिता दत्ता पे हुई। आईटी सेल की एक महिला ने आरोप लगाया, दिव्या स्पंदना ने कहा कि भैया वो आरोपी जो है वो ठीक है और ये महिला खराब है। मैं केवल इतना कहूंगा, जिस व्यक्ति ने संविधान का संशोधन करके महिला को आरक्षण दे दिया वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। महिला सम्मान कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और ये उनके पैरों की धूल नहीं। ठीक है, हुड्डा सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने आंकड़े पेश किए, व्यक्तिगत आरोप लगाया, और दोनों पर, हाँ, महिलाओं के मुद्दे पर भी। देखिए ऐसा है कि पिछले 24 घंटे, और मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप का भी जवाब दूंगी क्योंकि आप असलियत जानती हैं, कोई बात नहीं, मैं असलियत बताऊंगी। पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी, वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियांसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और यह असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आप महाराष्ट्र के रेप पर चुप हो जाएंगे, आप विनेश पर चुप हो जाएंगे, आप हाथरस पर चुप हो जाएंगे, आप बिहार पर
चुप होंगे, आप उत्तराखंड पर चुप होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रेप पर, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। ये इस देश की आधी आबादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हैसियत है और अगर जमीर जिंदा है तो बोलिए, ओडिशा में जो हुआ उस लड़की के साथ वो सर्वथा गलत है। इस देश में जब एक सैनिक रेगिस्तान से लेकर सियाचिन में हमें सर्व करता है, हमें हमारी सरहद को सुरक्षित रखता है, तो वो ये सोच के रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। और उसका मेरा देश ऋणी होता था। मैं सैनिक परिवार से आती हूं और लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपकी पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला वो मैंने नहीं किया था। जिस लड़के ने किया उसको नौकरी से निकाला गया। आपकी पुलिस ने केस बंद किया। आपकी इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर तफ्तीश करी तो उनको पता चला कि गलत आरोप था। मैंने खेद व्यक्त किया, एक लड़का गलत चलाता था, मेरी पैरोडी अकाउंट से उसने कॉपी पेस्ट करके चलाया। लेकिन आपको क्योंकि झूठ फैलाना है तो आप फैलाएंगे। अंजना जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट वन केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं, उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, खटिया तो राहुल गांधी ने ओपीएस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं। एक दूसरे के नेता के लिए मत बोलिए, क्योंकि फिर सामने से भी आता है। जहां से शुरू हुआ एक सेकंड। लेकिन आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस पार्टी का स्टैंड सही है, मैं कह रही हूं कि इस मामले में हर पार्टी ने इस देश की महिलाओं को राज्य और सत्ता के चश्मे से देखा है। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं बताऊं क्यों, मैं आपको बताती हूं क्यों। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, वो इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। उसके बावजूद भी राहुल जी ने एक बार नहीं 2-2 बार वक्तव्य दिया, ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, और आपके शो में हम लगातार आए और हमने टीएमसी का जो रवैया था उसको गलत कहने की ताकत दिखाई। इन्होंने बदलापुर पर नहीं बोला, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलते हैं, ये ओडिशा पर नहीं बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको? तीनों पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सिखों की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी झूठ बोला, पैरोडी अकाउंट था, मैडम का पैरोडी अकाउंट नहीं था, फेसबुक का इनका ही अकाउंट। पुलिस ने माना है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं, एक भैया बरनौल हो तो दे दो भैया, लगा दे, जख्म बड़ा गहरा है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, हाँ या ना बताइए। लिख लीजिए ना, पढ़ा लिखा करिए, दूसरी बालक बुद्धि मत बनिए, अच्छा नहीं लगेगा। आप अंजना जी, आपका दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही काम है, मैं आप बताइए। सुप्रिया जी, ठीक है, आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा। अगर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आप निकाल के दिखा दीजिएगा अगले बार। उनका काम तो लाने का, मेरा काम नहीं था, वो काम उनका था, मैं लेके आया हूँ अपने कागज जुलाने। दिखाइए कागज, दिखाइए। दिल्ली पुलिस ने केस क्लोज किया, क्यों क्लोज किया? पूरा कर। मैं हाँ, सबसे पहले राहुल गांधी जब विदेशी भूमि पे ये कहते हैं समय अनुकूल होगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हरियाणा की जनता नहीं पूरे भारत के सारे प्रदेश आज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना, यह आरक्षण समाप्त कर देंगे। दूसरी बात सिखों की ये करते हैं, किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने। और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए। बीच में चुप करा लीजिए, ये देखिए, इनको चुप करा लीजिए। इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी तरह थोड़ी खर्रे लेके बिल्कुल यही बोलती हूँ। राहुल गांधी की प्रवक्ता, कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है कौन पूरा कर ले। फिर मैं बुरा ही सही, मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी, यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाइए आप। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा महिला 6310 रेप मैक्सिमम हुए तो राजस्थान में हुए, चेक करिएगा।
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आधी कंप्लेंट फर्जी है। एक मंत्री ने कहा कि भैया मर्दों का प्रदेश है, रेप हो जाते हैं। तो क्या हुआ? जब महिला की बात करें ना, एक सलीका होता है। अभी भी जो इन्होंने कहा, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। मणिपुर की चर्चा थी आपके शो पे, जनता बैठी थी। महिला के साथ क्या हुआ है, ये जब भाजपा शासित प्रदेश में होता है ना, तो उसका पूरा पिक्चर बना के डिस्क्रिप्शन देती है। मैं बता रहा हूं, किसी की बहन होगी वो महिला, किसी की बेटी होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। आप एक शब्द में कह सकते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि महिला सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और खड़े रहेंगे। ऐसा है अंजना जी, हरियाणा ने तो अपना अग्रिम फैसला सुना ही दिया है। 10 में से 5 सीटें लोकसभा की आपकी लपेट दी। प्रधानमंत्री ने 3 जगह रैली करी, 2 जगह हार गए। ये असलियत है। जो प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में आके कहते थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है, ये अलग बात है कि हिमाचल में भी यही कहा था, वहां पर भी हारे थे, यहां पर भी हारेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अंजना जी, कभी कभी हमें भी आपसे सवाल पूछना चाहिए। आज आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए, बदतमीजी कहां से शुरू हुई? मैं तो तर्क और वितर्क से बात कर रही थी। किसने मेरे लीडरशिप के खिलाफ कहा? क्यों मुझे बोलना पड़ा? और कौन? और अंजना जी, सब बातों की बात एक ही है, ये गांधी और गोडसे में अंतर है। मैंने डैश खाएंगे नहीं बोला, इन्होंने बोला। ये इनकी असलियत है। इसीलिए इनके लोग नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीप काटने की धमकी देते हैं, उनकी जीप जलाने की धमकी देते हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने, अब आप फिर मैं बोलती रहूंगी, याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, और आज ये आपके मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। नाउ आई विल स्पीक बिकॉज़ ही इज स्पीकिंग, बिकॉज़ जैसे ये बीच में बोल रहे थे, अब मैं बोलना शुरू करूंगी। 30 सेकंड। सबसे पहले मोदी जी की कब्र खुदेगी। अरे भैया, मोदी जी की इतनी गालियां आपने लपेट दी, काहे अपने लीडर को इतनी गालियां दे रहे हो यहाँ बिठाकर? लंबी लंबी गालियां आप सुना रहे हैं मोदी जी को, क्यों? सुप्रिया जी, सुप्रिया नहीं प्लीज, ठीक है, उन्होंने चुप किया। मैंने उनका माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरा भी तो नहीं। कहां पकड़ रही हूँ? आप दोनों से मुझे बहुत डर लगता है। मीडिया की भी इज्जत हम करते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं आप भाजपा का बैज लगा लो। जहां मौसमी जी बैठी है, अगर पत्रकार एक सवाल पूछ लेता है, ये पता है कि क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है, गाली वाली मैडम गाली दे रही है। वाह वाह। एक दिन भाजपा और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से जाएगी, आपका आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की करिए, छोड़ के आएंगे। बैंगन बैगनी फिर पलटेगा, ये लिख कर ले लीजिए। ये बैंगनी बैगन पलटेगा। देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत निकलती है। और गाली वाली मैडम का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, 250 का आंकड़ा पार होगा। सीटें आए या ना आए, ब्लड प्रेशर देख लो, हवा निकाल दी। ये ताकत है भाजपा के प्रवक्ता की। और एक बात और रद्द कर दूं, सामने बैठे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेताओं को ऐसा लगता नहीं है। अपनी आवाज सुनने का सबको इतना शौक रहता है, लेकिन किसमें कितना है दम? आपने दोनों ही जो राष्ट्रीय और सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उनकी अपने अपने प्रवक्ताओं की आपने बोली सुन ली है, किसमें कितना है दम, ये 8 अक्टूबर को आपको पता ही चल जाएगा। क्योंकि हरियाणा पंचायत आज तक है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।